गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इद्रीस। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज हमारे GNN के ऑफिस के बाहर ही पेश आया, उसकी कॉन्डमनेशन भी हम करते हैं, उस पर अफसोस का इजहार भी करते हैं, तकलीफ़ का इजहार भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था, मामलात हैं क्या, किसने किया है, क्यों किया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन शाम को 5:45 बजे GNN पर सईद काजी साहब जो कि हमारी टीम के सीनियर मेंबर हैं, उनके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करवा के बाहर निकले। प्रोग्राम 7 बजे ऑन एयर हुआ है, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा। उस पर रऊफ हसन साहब जब अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे, एंड लेट मी एक्सप्लेन कि ये बड़ा सेफ एंड सिक्योर एरिया है जहाँ पर हमारा ऑफिस है। यहाँ पे और भी मीडिया के ऑफिसेस, थोड़े दूर जाके एक और बिग चैनल है, उनका भी ऑफिस है। उसके अलावा सामने भी ऑफिसेस हैं, बिल्कुल हमारे साथ गोरमे बेकर्स हैं और उनके बिल्कुल ऑपोजिट एक पार्क है। सो ये एक बहुत ही सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट है। अक्सर लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करते हैं जहाँ पर रऊफ साहब ने पार्क की थी। मैं खुद अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करती हूँ। ये वॉक करके उस तरफ जाना शुरू हो रहे थे तो कुछ अफराद आए और अब तो नज़र आ रहा है फुटेज में कि ख्वाजा सिरा के लिबास में हैं या ख्वाजा सिरा ही हैं। उन्होंने उन पर हमला किया। रऊफ हसन साहब को ब्लेड मारा गया, वो ब्लेड वहीं पे छोड़ गए जिसकी हमने फुटेज बनाई और वो अभी आपने स्क्रीन पे देखी होगी। और ब्लेड भी ऐसे मारा गया कि उनके चेहरे पर ज़ख़म लगा और शदीद ज़ख़म लगा, यानी फुल पावर से वो मारा गया है। वरना एक छोटे से ब्लेड से आप कितना किसी को ज़ख्मी कर सकते हैं। और सवाल यही है कि अगर अभी तो ये चीक पे लगा है, अगर ये गर्दन पे लग जाता या कहीं और लगता तो फिर नतीजा क्या निकलता। इस हमले के बाद रऊफ हसन साहब को फ़ौरन हस्पताल लेके गए। रऊफ हसन साहब को चेहरे पर 19 टांके लगे हैं। माइनर OT में एक साहब है, उनसे भी हमारी बात हुई। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने भी हमारे रिपोर्टर को बताया कुछ और इंजरीज़ भी थी, जैसे कि उनको मारा पीटा गया था। लेकिन फेस की इंजरी जो थी, जॉ की इंजरी, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगी उन्हें। कल से रऊफ हसन साहब को अब जो इतलात आ रही हैं, पता चल रहा है कि टारगेट किया जा रहा था। कल भी जब वो एक निजी TV चैनल पर रिकॉर्डिंग के बाद वापस जा रहे थे तो उस वक्त भी चंद ख्वाजा सिराओं ने उनको रोकने की कोशिश की। शायद इससे ये जवाब मिलता है कि कैसे जो एक साहब वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि एक साहब ने कहा कि हम कल से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल से तुम्हारे पीछे हैं। सो उस वक्त तक ये फुटेज इमर्ज नहीं हुई थी। हमने ये बात रिपोर्ट की थी GNN पर ही, और जब फुटेज आई तो देन वी अंडरस्टूड कि असल में ये टारगेट ही किया जा रहा था। एक दिन पहले एक और चैनल पे किया और फिर आज इधर किया और फिर उनको मौका मिल गया। अब एग्जैक्टली इंटेंट डराने की थी, एग्जैक्टली इंटेंट ज़ख्मी करने की थी, एग्जैक्टली इंटेंट कोई बदला लेने की थी या फिर कत्ल करने की थी, ये क्वेश्चंस हैं। आज जब वो हमारे चैनल पर रिकॉर्डिंग से निकले तो ख्वाजा सिराओं ने ही उन पर दोबारा हमला किया। हमले के बाद तर्जुमान तहरीक इंसाफ जो रऊफ हसन हैं वो फिर चल के अंदर आए ऑफिस में जब हॉस्पिटल जाने से पहले। उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो भी देख लीजिए। ये जो वुंड की या गैश की जो बात करें, वो पिक्चर है, हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी थोड़ा सा ब्लर करके उसको चलाएंगे या ट्रिगर वार्निंग हम पहले दे देंगे, वो आप देख, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एग्जैक्टली ज़ख़म कैसा था। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त वो चल रही है फुटेज। शिबली फराज साहब ने इसकी शदीद कॉन्डमनेशन की, दीगर ऑब्वियसली PTI के लीडर्स ने इसकी कॉन्डमनेशन की, PMLN के लीडर्स ने भी इसकी कॉन्डमनेशन की। सेनेट में ये मामला उठा दिया है शिबली फराज साहब ने, ज़रा देखिए। मुझे ये एक बहुत ही तशवीशनाक खबर मिली है जिसमें कि हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन को फिजिकली अटैक किया गया है और उनको जख्मी किया गया है। इमीडिएटली आपका रिएक्शन चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस वाकया है कि बात अब यहाँ तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं। उसका जवाब वजीर कानून ने दिया और कुछ इस तरीके से दिया। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, कब पेश आया, किस नौइयत का है, आया उन पे हमला आवर जो हैं उनकी शनाख्त हुई, उन्हें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक डील होनी है। कोई ऐसा गैर मरई तरीक़ाकार नहीं है कानून में जिससे फौरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। हम समझते हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं दे शुड बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दिस इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वो रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एग्रीव्ड पर्सन है, उस रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी।
शान अब्बास बफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड जब तक के मामला हमने बताए हैं, फिर आप आगे से बता सकते हैं, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचे एंड यू मेट हिम। मैं जब हॉस्पिटल गया तो वो ओटी में थे उस वक्त, उनके वो टांके लग रहे थे 19 टांके। उसके बाद उन्होंने कमरे में उनको शिफ्ट किया और नाउ ही हैज़ गॉन टू हिज होम, अपनी फैमिली के साथ चले गए। बट वहाँ पे सारा पीटीआई था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। जो हैरानी की बात है, जो इशू ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, इशू ये कि वहाँ जो पुलिस खड़ी थी, बजाय ये कि वो इन्वेस्टिगेट यहाँ आपके दफ्तर के बाहर आके आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगे, कुछ देखें कौन कहाँ था, वो बाहर के लिख रहे थे कि कौन कौन उनको मिलने आ रहा है, ये भी आ गया, ये सेनेटर भी आ गया, ये फलाना भी आ गया। सो ये जो माइंड सेट है, अगर आप वीडियो फुटेज को दोबारा एक दफ़ा चलाएं तो आपकी थोड़ा ऑडियंस को पता भी चलेगा। तीन ख्वाजा सरा, उसमें जो चौथा है वो चादर वाली एक सरकार था, वो ख्वाजा सरा नहीं लग रहा था, वो एक मर्द लग रहा था जो चादर पहन के आया था। असल में छुरी या चाकू जो जब ब्लेड उसके पास था, तो जब उसने अटैक करने के लिए निकाला तो चादर नीचे गिर गई। अब वो 4 बंदे आ रहे हैं, एक वीडियो फुटेज बना रहा है, उसके बाद फिर अचानक आके एक बंदा नीचे से वो चाकू वो उठाने की कोशिश भी करता है ताकि उसको जेब में बना रहे, और एक आके उसको थ्रेट भी करता है कि जो भी सबक दिया, जो भी मैसेज दिया, जो उठा रहे आपको लगा वो ब्लेड उठाया नीचे से, ऑब्वियसली वो आला कत्ल था, ये टारगेटेड मर्डर था। वो जो नीचे से उठाया गया, वो उठाने की कोशिश की, छुपा के लेके फिर चादर उठाई और फिर वो चला गया। बट कैन यू इमेजिन कि इस्लामाबाद जैसे इलाके में, इस जगह जिससे आप बता रही थी, वहां पे कोई बंदा वीडियो भी बना रहा हो, मतलब वो 4 बंदे आ रहे हैं और वीडियो साथ बंदा कैमरा बना रहा, और फिर आराम से उन्हें उठाया और उठ के बस सारे चले गए। 2 ब्लेड हो या हो सकता है 2 हो 4 हो, बट ये कंडेमनेशन का जो लफ्ज़ है ना, मुझे अब इस पे भी शर्म आती है। एक शख्स है, मतलब ये अंधी लाख कानूनियत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है। एक एमएनए हो ना, 7-8 लाख वोट लेके आता है, वो अपने हल्के की बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव का। एक शख्स 24 करोड़ अवाम में सबसे मकबूल तरीन जमात का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो, और जिस तरह का है रऊफ हसन साहब, बड़े मुतदल किस्म के इंसान है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सॉफ्टली प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ दिन दिहाड़े इस तरह का, सो सॉरी नॉट कि किसी भी हालत में उन पे हमला होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, आज़ार आज़ादी जिसको कहते हैं, दे, जैसे कि आज ये पंजाब ऑर्डिनेंस, पंजाब में ऑर्डिनेंस लेके, तो उसके साथ है पाकिस्तान के कानून में। अगर जैसे आपने कहा कि अगर उनकी चीख पे था, अगर गलती से नीचे चला जाता तो ये शहर है, वो कट भी सकती थी, वो एक पाकिस्तानी शहरी, वो मर भी सकता था। मतलब सीरियसली, डू यू रियली थिंक हम इसके ऊपर डिस्कशन ये करेंगे कि उसने क्या कहा या क्या नहीं कहा? इट्स जस्ट कॉमन पाकिस्तानी जिसके साथ आज इस्लामाबाद जैसे यहाँ पे फॉरनर्स फिरते हैं, ये क्या मैसेज चला जाएगा, वो क्या हो रहा है? एंड वो जिस तरह के वो तीनों ख्वाजा सर आते, कल की फुटेज आपने खुद देखी, कल से वो फॉलो कर रहे थे। कल वो चादर वाला भाई साहब साथ नहीं थे, कल 3 वो लोग थे, उन्होंने अगर उसमें ऑब्वियसली आपने एक चीज़ और देखी, कल वो मीडिया वाले जो शख्स, जो एंकर पर्सन था, जो भी भाई था, वो साथ उसको छोड़ने के लिए आया, इस वजह से अटैक लेट हुआ। आज आपके दफ्तर से निकलते हुए नोबडी वाज अकम्पनिंग हिम, ही वाज अलोन, और आपको पता है वो गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर उनके पास है नहीं, दैट्स द वे ही इज। तो अभी कल से वो उसको फॉलो कर रहे थे, आज उनके हाथ चढ़ गए, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। ज़्यादा हुई क्योंकि हमारे ऑफिस का प्रेमिस जहाँ पे खत्म हुआ है, उससे जैसे ही वो बाहर निकले हैं, वहाँ पे। बट मैं वैसे सोच रहा था कि जो भी ये शख्स देखे, उसको ये पता तो होगा ये मीडिया का दफ्तर है, यहाँ सीसीटीवी है, कोई देखेगा, कोई शक्ल नजर आएगी, कल को फोरेंसिक होंगे, चीजें मिल जाएंगी। आई मीन कितना एक वो बहादुर, मतलब प्लानर्स है जो ये कर रहे थे उसको मारने के लिए, मतलब उनको कुछ भी खौफ नहीं है। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू से। क्या रऊफ हसन साहब की भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो मारने के लिए आए थे? क्योंकि मैंने उनका कई स्टेटमेंट देखा, उन्हें कहा डराने के लिए आए थे। आई डोंट नो, आप ये तो खुद बता सकते हैं कि आखिर में एक शख्स ने उनको कोई बात भी की, ऐसे इशारा करके ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम। अब वो मैसेज क्या था वो तो रऊफ हसन साहब बता सकते हैं, बट अगर वो कल से उसको फॉलो कर रहे थे और आज उनके वो मतलब इस चीज़ को उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, तो आई मीन मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन वेरी, मतलब खतरनाक हो सकता है। ये बात ठीक है उसकी, इसीलिए आपने कहा कॉन्डमनेशन के वर्ड पे अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, लेकिन दिस इज द ओनली वर्ड वी हैव राइट नाउ। अली गौहर बलोच साहब, ये जो वाकया हुआ है इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें प्रिया, इसमें कोई राय नहीं कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और अभी आपके प्रोग्राम की मदद भी मैं सुन रहा था, तारिक साहब अपना मौक़िफ़ ले रहे थे, जिब्री साहब ने जो है वो सेनेट के उसमें ये मामला उठाया। मैं भी यही समझता हूँ कि ज़ाहिर है इस वाक़या की फौरी तौर पर होनी चाहिए, और ज़ाहिर है काफ़ी सबूत है, और मैं समझ इसको भी मुलज़मान तक पहुँचने में आसान, जिसमें कि सीसीटीवी। आपने कहा वाक़े की तहकीक होनी चाहिए, साइड में उठा दिया गया। अली गौहर बलोच साहब, जैसी आवाज़ आपसे बेहतर होती है हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं जो कवर करते रहे तमाम के तमाम मामलात को। भट्ट साहब, इस वक्त
थोड़ा सा रिकैप दें और क्या क्या बातें हैं जो आपने खुद देखी हैं। जी, रऊफ हसन साहब जब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब बाहर निकले तो पहले से ही घात लगाए जो ज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे मुल्ज़िमान, उन्होंने हमला किया। और जब इसकी सीसीटीवी फुटेज हमने देखी तो एक जो ख्वाजा सरा था वो उनकी गाड़ी के पास जाता है और इस चीज़ की तस्दीक करता है कि आया वो इस गाड़ी में मौजूद है या नहीं, और वो फिर इशारा करके बताता है और रोड के उस जानिब जाके उनको बताता है कि गाड़ी में वो मौजूद नहीं है, जिसके बाद वो वहां पर ही मौजूद रहते हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो इनके ऊपर जो हमला करने से पहले एक शख्स उसमें से इशारा भी करता है और उनको बुलाता है बाकी तीनों को, और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो हमला किया जाता है। और ज़राए ने ये भी बताया कि जो ब्लेड उनके चेहरे पे लगा है मुज़ाती तौर के ऊपर, उनकी गर्दन पर नहीं लगा, वो उसके ऊपर एक मखसूस केमिकल भी एक लगा हुआ था, जिसके बाद जो जिसको ये मारा जाता है उस शख्स को एक अजीब सी जो इरिटेशन होती है और वो अपना चेहरा जो है वो नोचना शुरू कर देता है। ये अस्पताल ज़राए ने ये चीज जो है इसकी तस्दीक की है और उनको जो घाव आया है वो काफी लंबा और गहरा है। ये आपने जो बात की है, आप कह रहे हैं कि केमिकल लगा हुआ था, ये किसने, ये उसका फोरेंसिक हो गया ब्लेड का? जो अस्पताल ज़राए हैं उन्होंने जो है इस चीज़ की तस्दीक की है कि सिर्फ ये ब्लेड नहीं था, इसके ऊपर मखसूस केमिकल भी लगा हुआ था कि जिसके बाद जो शख्स जिसके ऊपर इसे हमला किया जाता है वो अपने आप को खरोचना, जो अपना चेहरा जो है वो शुरू कर देता है। इस चीज की जो है तस्दीक की गई और उसके बाद हमने देखा कि जो पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची है। तस्दीक हो गई है क्योंकि अभी ऑब्वियसली किसी लैब से जो टेस्ट नहीं हुआ होगा, एक खदशा होगा। इनिशियल जो है वो रिपोर्ट जो डॉक्टर ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये अच्छा, ये आपको पीएफ हॉस्पिटल से आप जो बात की गई है वो बता रहे हैं ये? जी, ज़राए ने जो अस्पताल ज़राए हैं उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। और उसके बाद जो यहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अभी इनिशियल अपनी रिपोर्ट जो है मुरतब नहीं करेंगे जब तक हम अतराफ की जितनी भी इमारतें हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हासिल ना कर लें। और जो एसपी सिटी हैं यहाँ के खानजे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने उनको भी जब बताया गया कि गुज़श्ता रोज भी एक इसी तरह का वाक़या जो है वो पेश आया था और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आई। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो एक सोच है उसके ऊपर अटैक था और जो उसकी एक नजरियाती जो एक लीडर है जो हर टीवी चैनल के ऊपर हर अखबार में जाकर एक पीटीआई इमेज जो है वो एक पॉजिटिव इमेज जो है उजागर करने की कोशिश करते हैं, ये उनके ऊपर अटैक था। राइट, ओके। आपने कहा कि इनिशियली ये बात नजर आ रही है कि रऊफ हसन साहब को टारगेट करके अटैक किया गया। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद अली गौहर बलोच से बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने टिरियन केस में बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। आज की समाअत में कुछ अहम डेवलपमेंट इस तरह से हुई। समाअत के आगाज़ में ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार साजिद के वकील हामिद शाह से इस्तफसार किया कि क्या हम इस दरख्वास्त को दोबारा सुन सकते हैं, जबकि इस पर 2 जजेस फैसला दे चुके हैं। वकील हामिद शाह ने कहा कि 2 जजेस की राय थी, चीफ जस्टिस के इस फैसले पर दस्तखत नहीं थे। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि जब बेंच के 2 मेंबर्स ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं खारिज की जाए तो एक मेंबर के दस्तखत ना होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। इस पर वकील की जानिब से कहा गया कि उन्हें इस हवाले से जवाब तैयार करने में मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दरकार है। अदालत की जानिब से इन 2 जजेस का फैसला अदालत में सबके सामने खोल कर सुनाया गया। अदालत का कहना था कि 2 जजेस ने जो राय दी थी तो वही फैसला रहेगा। अदालत की जानिब से दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने के बाद कहा गया कि इसका तफसीली फैसला बाद में दिया जाएगा। सो अली गौहर बलोच साहब, आई होप वी कैन हियर यू नाउ। एक तो रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला काबिल मुज़म्मत, क्या इंश्योर करेंगे कि बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि असल मामला है क्या? दूसरा टिरियन केस जिसमें बार बार PMLN तो बार बार इसको लेकर आती है या उसके बारे में कमेंट करती है, क्या इन फैसलों ने अब जाहिर नहीं कर दिया कि आप मुकदमे बनाए जा रहे हैं सियासी बुनियादों पर और वो नहीं होल्ड कर रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुकदमात जो है वो कोई सिर्फ ये नहीं है कि कोई PMLN बना रही है, मुकदमात इदारों की तरफ से और उनके अदालतों में चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि तमाम मुकदमात के फैसले जो है वो मेरिट के बुनियाद के ऊपर होने चाहिए। जिस तरह से कि ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों बहस होती रही, जिस तरह से 6 जजेस के वो लेटर लिखने का मामला है जिस पर कि फुल कोर्ट बन चुका है, लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा
कि हमारी पार्टी के लोगों को 5-5 साल जो है वो इसकी सजाएं सुनाई गई, नाअहली की सजाएं सुनाई गई। लेकिन इसके बरक्स आपने देखा कि बानी पीटीआई तो एक खातून जज को धमकियां लगाते हैं, लेकिन उनको किसी किस्म की सजा नहीं होती। लेकिन एक और जस्ट एक हम उसको जरा लार्जर पिक्चर में देख लें। टीरियन वाइट केस ये कब से सुन रहे हैं हम कि बार बार नाम आता है, बार बार जब सारी बहस खत्म हो जाती है तो फिर टीरियन वाइट आ जाती है। अब वो भी नाकाबिले समात हो गई है, तो फिर अब कहाँ से शुरू करें दोबारा? देखिए, बात ये है कि ये मामला तो अदालतों में है, अदालतों ने डिसाइड करना है और मेरिट पर फैसले करना। उन्होंने कर दिया है। हम ये नहीं कहते, हमें तो ये पता है कि आपको पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनती थी, झूठे मुकदमात कायम होते थे, जिसका कि नवाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया कि उनके केस के अंदर जो है उनके पास ऑडियो भी मौजूद है। और बहुत सारे लोगों ने तस्लीम किया कि ये सिर्फ मरियम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन चुराने के लिए जो है वो जेल के अंदर बंद किया गया। तो उसका सत्यापात भी कर दिया ना अली साहब, वापस आगे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है, तो बाकियों के भी अब करेंगे, आप उनको भी कॉम्पनसेट करेंगे। ये बप्पी साहब बैठे हुए इनको कॉम्पनसेट करेंगे, रऊफ हसन साहब, या चले वो तो अटैक है उसका पॉलिटिकल मुकदमा तो नहीं है, या और जिनके ऊपर मुकदमा हुए उन सब की कॉम्पनसेशन मिलेगी? नहीं, ये देखें कोई कंपनसेशन नहीं है। आप उन मुकदमात को उनके साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। टेरियान वाला जो केस है वो अदालत के दायरे अंदर है, वो अदलिया बेहतर समझती है कि उसका मेरिट पर फैसला। हम तो ये कहते हैं चाहे 9 मई के वाक़यात हों, जो उसके उनके मास्टरमाइंड्स हैं, जो उन वाक़यात को करने वाले हैं, जो उस पर उकसाने वाले हैं, तमाम लोगों को जो हमारे कानून और आइन के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए और उनके स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। जो लोग बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह किया जाए। हम लोग इंसाफ पर यकीन रखते हैं, कानून पर यकीन रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी मुकदमे में जो है किसी बेगुनाह को सजा मिले, लेकिन कानून 2 किस्म का नहीं होना चाहिए कि PMLN के लिए और बाकी लोगों की सहूलतकारी होती रहे। और इसमें इस टॉपिक पर अगर बहस करेंगे तो मैं बेशुमार हवाला जात दे सकता हूँ जिसमें कि सहूलतकारियां भी होती रही हैं और वो भी ढकी छुपी नहीं होती रही। वो साहब के सामने अभी हो रही है सहूलतकारियां, इस वक्त भी हो रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी सहूलतकारी तो यही देख लेना कि जेल के अंदर जिस किस्म की सहूलियात दी गई हैं, पिछले दिनों में कैदियों ने भी मुतालबात किए। इसके बरक्स हमारी लीडरशिप थी कि 90 दिन जो थे वो नैब के हुकूमत खानों में रखा जाता था। मरियम नवाज साहिबा को नीचे से रोटी फेंकी जाती थी, शहबाज शरीफ साहब को बैकबोन प्रॉब्लम पूरी दुनिया को पता, लेकिन उनको चेयर तक नहीं दी जाती थी। तो ये अजीतें इन लोगों ने नहीं, इनके पास तो जिम है, इनके पास तो एक्सरसाइज की मशीनें हैं, इनके पास तो देसी मुर्गे हैं, इनको जो सहूलियात मैसर है मादरत के साथ इसी तरह से किसी न किसी तरह से तो सहूलतकारी होती रही है। 90 मिनट में 7-8 इन्वेस्टिगेशन कॉल कर लें सर, अगर कोई आउट ऑफ जेल मैनुअल मिल रही है उनको फैसिलिटी, मरियम नवाज इज द चीफ मिनिस्टर, आप उसको कॉल आउट करें। देखिए, वही बात है ना, जब हम कॉल आउट करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि ये जनाब विक्टिमाइजेशन हो रही है। और ये तो, और दूसरी बात ये है कि ये अदालतों के जरिए दरखास्तें देकर भी सहूलतें ली जा रही है। ठीक है, हमें तो 2-2 साल जमानतें नहीं मिलती थी उन अदालतों से। और आपका समझ आ गई, आपके प्रिया मेरी गुजारिश सुन लें, 7-7 मिनट में 8-8 जमानतें हुई हैं, आपके भी इल्म में और पूरे पाकिस्तान के मीडिया के भी इल्म में है। ये कोई आसान काम नहीं है इन चीजों को फेस करना, लेकिन अफसोसनाक बात है कि एक पार्टी की सहूलतकारी का सिलसिला रुक और थाम नहीं रहा। यही तो वजह है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उनके असल मुजरिमान को अगर अलाउ करें हम मास्टरमाइंड को सजाएं नहीं सुनाएगी, उनको उकसाने वालों को सजाएं नहीं सुनाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जरूर कमेंट करें ऑन अब्बास साहब। लेकिन NA 148 के हवाले से भी आपने बड़ा क्लियरली कहा है, वज़ीर दाखिला को आप एक्यूज कर रहे हैं डायरेक्टली कि उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था, हो सकता है उनकी प्रिडिक्शन एक एजुकेटेड गेस हो,
ये 10 दिन पहले उन्होंने एजुकेटेड गैस कर लिया था कि 35,000 से जो है ना अली कासिम गिलानी जीत जाएगा, और मैंने एग्जैक्टली इलेक्शन के तकरीबन 3 घंटे बाद मैंने ये कहा था कि मोहसिन नकवी साहब आज से 1 हफ़्ता पहले मुल्तान आए थे, RPO से मुलाकात हुई, उनकी कमिश्नर से मुलाकात हुई और बाकायदा टास्क दिया कि 35,000 से नीचे इसकी जीत नहीं होनी चाहिए, और उसके खदशात भी ठीक थे। एंड ही वाज बीइंग वेरी लॉयल, पीपल्स पार्टी के पुराने हैं, उनके जरदारी साहब से भी ताल्लुक है, गिलानी साहब से भी ताल्लुक है, हमारे सेनेटर भी हैं, तो ही वाज बीइंग लॉयल टू दिस पार्टी एज वेल। तो उन्होंने कहा जी 35,000 से कम का मार्जिन हुआ। आप तो मुल्तान के अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका वोट है ही नहीं। 35 नहीं होगा बिल्कुल है, एंड और फिर PMLN भी सपोर्ट करी उनको, सब कुछ होगा। मेरा एक सवाल है बड़ा सिंपल सा, उन्हें यह डर था कि अगर 35,000 से नीचे मार्जिन हो तो शायद PTI जल्दी कवर अप कर जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड 8 फरवरी हो चुका था। उससे बड़ा जो इशू था, जब RO के दफ्तर मैं खुद गया कैंडिडेट के साथ, मुझे पुलिस वालों अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा जी छोड़ो, मैं सेनेटर हूँ, छोड़ो मैं रीजन प्रेसिडेंट साउथ पंजाब का, ये कैंडिडेट है, इट्स राइट टू गो टू द RO के आम सा ऑफिसर ही है, कोई आसमान से कोई तोप खाना नहीं थोड़ा बेटा। 7 से 8,000 पुलिस वाला हिसार बना के RO के दफ्तर बाहर खड़ा था कि कोई अंदर नहीं। जब आपने चोरी नहीं की, प्रिज्यूमेबली चोरी नहीं, आपने फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से साइन करवा लिए, पोलिंग एजेंट से साइन कर लिए, हर चीज मैनेज थी, क्योंकि इलेक्शन फॉर्म 45 का था, फॉर्म 47 का नहीं था। व्हाट वाज द रश? आप हमें जाने दें, हम बैठ के रिजल्ट देखते। यही चीजें जो मैंने कह दिया था कि जी आप रात को 8 बजे देखिएगा, और ये मैंने 8 बजे कहा था, 1 बजे रिजल्ट और एग्जैक्टली 35,000 वोटों से वो जीत गए। So, क्या कर जो उन्होंने अच्छा गैस किया या आपने अच्छा गैस किया? हम दोनों एक ही लाइन पे थे। जो मोहसिन नकवी साहब प्रेडिक्ट करके गए थे, मैंने कहा थी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे मोहसिन नकवी को आम बंदा थोड़ा ही है, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब वो कोई छोटा मोटा इंसान है। बट यहाँ पे जो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन what you're saying is आपको एक शक है based on what happened on it. Forget it, मैंने चलिए आप उसको 2 मिनट मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट या 35,000 को छोड़ दें। पॉइंट इज, क्या कैंडिडेट का RO के दफ्तर के अंदर जाना आई थिंक उसको अलाउ करना बनता था, नहीं बनता। एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी मैं देख रहा था कि खवातीन के कई पुलिस जहाँ 70% टर्न आउट, 70% मुल्तान में 46 डिग्री टेम्परेचर है, खवातीन वैसे घर से नहीं निकलती, 70% टर्न आउट, रूटीन का टर्न आउट 32% हमारा, 32% खवातीन का 70% कहीं पोलिंग स्टेशन। दैट वाज अमेजिंग फॉर अस, तो हमें तो समझने से कासे थे उसको। राइट, सो अली साहब एलिगेशंस ये जारी हैं। हमने देखा इस्लामाबाद की सीट्स के ऊपर भी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें भी सवाल कर दूं सिर्फ अली भाई, एक आपसी इजाजत से एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। जस्टिस जहांगीरी की कल स्टेटमेंट ऑन उसके ऑन ओथ है पड़ी, उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमिश्नर, क्या आप हल्फ उठाते हैं कि आपने PTI के वोटों को नून लीग के वोटर से रीशफल नहीं किया? दे कुडंट टेक ओथ। मैं ओथ उठाने को तैयार हूं कि वहां पे इस्लामाबाद की 3 सीटों पे और जिन पे हमने ये क्लेम किया कि ये PTI के वोटों को रीशफल करके नून लीग के वोट दिखाए गए थे, और ये जस्टिस जहांगीरी से खुद स्टेटमेंट दी, जिसके बाद अचानक फिर अताउल्लाह तारड़ से स्टेटमेंट आ गई कि जजेस को चाहिए कि वो खैर मोहसिन क्या नहीं के वाले से थी कि उनके हदूद और क्यूद में रहना चाहिए, बट यू नो एक जज बैठ के पूछ रहा है कि पतन की रिपोर्ट में लिखा नजर आ रहा है कि सारे वोट PTI के थे जो नून लीग के आपने इलेक्शन कमीशन में दिखा दिए। राइट, तो वो तो वहाँ की आपके अपना दोबारा गिनती के बाद कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया अदालत ने। इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 का केस भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में है, ट्राइब्यूनल ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सो लग ये रहा है कि इस पे मामला खुलना शुरू हो सकते हैं। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल इसके बावजूद कि बहुत सारी सीटों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जाहिर है कि जो मौलाना फजलुर रहमान भी बात करते हैं, आपको पता है कि उनकी सीटें किस सूबे से ज़्यादा होती हैं, वो जाहिर है कि उसके बेनिफिशरी तो फिर ये यही है ना, जो अभी पहले जो PTI मेरे प्रोग्राम में JUIF के लीडर्स कई दफ़ा इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हम तो PMLN को ही कह रहे हैं, हुकूमत को ही कह रहे हैं, हम PTI को नहीं कह रहे हैं। ये अभी JUIF का मौक़िफ़ है, ज़रा मौलाना साहब से चेक कर लें आप भी। नहीं, देखिए, मेरा मकसद ये बात करने का है कि पिछली कई दहाइयों से जहाँ से JUI सीटें लेती रही है, वो सूबा किसी से ढका छुपा हुआ तो नहीं है। हम खुद इलेक्शन पिटीशन में गए हुए हैं, हमारा मौका। चल आप इस्लामाबाद की सीट्स पे बताएं मुझे, इस्लामाबाद की सीट्स पे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि सीट चाहे इस्लामाबाद की हो या फैसलाबाद की हो, कानूनी और आईनी इदारे मौजूद हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है। हाँ, कुछ चीज़ों पर इशू बना के मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि हमें उन इदारों के जो हमारे कानूनी और आईनी इदारे हैं उन फॉरम पर जाना चाहिए और उनके फैसलों को तस्लीम करना चाहिए, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। आज अगर आपके ही प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाए, तो इसका मतलब है कि अगर वो सवाल इनकी फेवर में उठे फिर तो ये मुतमईन है, वरना ये तमाम इदारों को लताड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी ट्रोलिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो उन इदारों को तस्लीम करते हैं, चाहे हमारे हक में फैसले आए,
या हमारे खिलाफ फैसले हैं, हमने हमेशा उन फैसलों का एहतराम किया है। हमने धरने नहीं दिए, हमने पाकिस्तान के शहरों को लॉकडाउन नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें नहीं खोदी, हमने शोधा के मुजस्मों को आग नहीं लगाई, हमने किसी रेडियो स्टेशन को नहीं जलाया जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ। हम तो कहते हैं कि देर से इंसाफ मिले या जल्दी मिले या आपके ऊपर तफदात हो, लेकिन फिर भी उन्हीं अदालतों के दरवाजे खटखटाने चाहिए। आज भी अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई इंसाफ मिला है तो वो उन अदालतों के अंदर ही गए हैं। ओके, मुझे करना है सेगमेंट को, लेकिन यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट। बाकी जो चीज़ें उन्होंने कही वो तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर ये जवाब दे दें, क्या मुस्लिम लीग नून ने आज तक जजों की ट्रोलिंग कोई नहीं की? हमसे आज तक आपने किसी जजेस का नाम सुना? ये तो जो कुछ हमारे खिलाफ एलिगेशन है, अच्छा चले जी, एक छोटा बच्चा बैठ के सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करे उसकी समझ लगती है। अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी बैठ के जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस क्या नाम है उसका खोसा साहब, जस्टिस अता बंदियाल से लेके जस्टिस मुजाहिद तक और आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस बाबर सत्तार, ये 5 जजेस लिविंग हिस्ट्री में मौजूद है जिनकी करेक्टर सेशन की। क्या आज तक किसी पॉलिटिकल जमात की लीडरशिप को बाशमूल हमारे आपने नाम लेते सुनता है? अता बंदियाल साहब ने याद है आपको क्या किया था रात को 12 बजे अदालत? हमने आज तक उनका नाम नहीं लिया। हमने ये कहा था कि रात को 12 बजे अदालत क्यों खुली, जो हमारा राइट था। किसी का नाम लेके उनकी बहूओं की, उनकी सास की वीडियो उठा के ऑडियोज बाहर निकाल देना, आई मीन सीरियसली देयर हैज टू बी सम रेड लाइंस। मतलब जब मुस्लिम लीग नून की बारी आती है हद से आगे उनके पास इस वक्त भी तो लगा देना जी, वो तो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव वो जो बिल्ड करने की कोशिश करे, तो नैरेटिव है कि जी थोड़ा सा पाए मुझे कोई ऑडियो नहीं होगी तो चला दे। लोग क्यों बैठे? खैर ऑडियो वीडियो तो खैर बहुत सारी होंगी, बस चला क्यों नहीं देते? पहले कौन सी रखी बैठे? चलानी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में है तो जरूर चलाएं। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ये जो एक कहावत है कि किल द मैसेंजर, वो अभी भी मौजूद है। मुल्क में हुकूमतें आती जाती रही हैं, लेकिन मीडिया को रोक दो, मीडिया पर कदगन लगा दो, ये एक रवायत कंसिस्टेंट रही है। हर दौर में अपोजिशन जमातें मीडिया के साथ खड़ी हो जाती हैं आकर, लेकिन जब वो जमातें हुकूमत में होती हैं तो मीडिया को दबाने की भरपूर कोशिश करती हैं। माजी में तहरीक इंसाफ ने पैका जैसा काला कानून लाने की कोशिश की, उस वक्त नून लीग ने पैका कानून की सख्त मुखालिफत की। जरा देखिए, इतने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। इस काले कानून के तहत आप जबान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की जबान बंदी कर रहे हैं। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, कल तक आप कहते थे ये काला कानून है, कल तक आप कहते थे किसी को आजादी राय के जुर्म में जेल में नहीं डालना चाहिए। अगर पीका कानून काला कानून था तो आपने तो अब नून लीग इक़्तिदार में आई है तो वैसा ही एक कानून पंजाब में मंजूर कर लिया गया है। अब पैका कानून लाने वाले इसको काला कानून कह रहे हैं। देखिए उमर अयूब साहब को। ये काला कानून बनने जा रहा है। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया की तरह, या फिर जिस तरह स्टालिन का टाइम था यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, या फिर आपको फ्रांको का स्पेन या हिटलर का जर्मनी, उस टाइम के जो कवानीन है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं। लोबिल अब दो सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, नसरुल अहमद मलिक साहब एंड आमिर इलियास राना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम साथ साथ आपको इसकी जो मुख्तलिफ जुज़ हैं वो भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। आई स्टार्ट विद यू मलिक साहब, एग्जैक्टली मसला क्या है इस कानून के अंदर? मसला ये है कि हुकूमत जब जो है इक़्तिदार में आती है तो उसकी सोच और होती है, अपोजिशन में बैठे उनकी सोच कुछ और होती है। हम कतन फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडे के हक में नहीं है, उनका रास्ता रोका जाना चाहिए। लेकिन ये देखा जाए कि ये सोशल मीडिया पे जो आज जो है मीडिया का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये कौन लोग हैं? ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो जर्नलिस्ट थे, इनको सियासी जमातों ने इस काम पे लगाया। पॉलिटिकल वर्कर्स एक दूसरे को जो है वो गालियां देते हैं, हमें और आपको, आमिर इलियास राना साहब को, सबको गालम गलोच करते हैं इख्तिलाफ राय रखने पर। ये उनके हवाले से कोई कानून बनाएं, उनका रास्ता रोकें। फिर इस बिल के अंदर आप देखें, जब आप मुज़ाकरात की बात कर रहे थे कि हम सबको ऑन बोर्ड करेंगे, आपने ऑन बोर्ड क्या किया? 2.5 घंटे की मीटिंग की, बातचीत की, कहा हम इसको मौखर करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके बिल पेश करेंगे, लेकिन आपने वायलेशन की, आपने फौरी बिल पेश कर दिया। आपको अर्जेंसी क्या है? आपका मसला क्या है कि आप मुशावरत के बगैर बिल को मंजूर करना चाहते हैं? अब इस बिल के अंदर देखें, ये कहा गया है कि जो आपके ट्रिब्यूनल्स बनेंगे वो अबूरी हुक्मनामा जारी करके आपको जुर्माना कर सकते हैं।
यानी बाद में बेशक 6 महीने जेल आपने काटी है, उसके बाद फैसला आ जाए कि नहीं आपके खिलाफ साबित जो है वो नहीं हो सका, ये मुकदमा आपको जो है वो रिहा किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आप जो है एक एलीट क्लास को, जो आपके आईनी ओहदे हैं, आप उनको कहते हैं वो तो हाई कोर्ट के जज के जो है वो ट्रिब्यूनल्स होंगे, बाकी आम शहरी जो है वो आम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, वहाँ पे जाकर अपने मुकदमात का सामना करेंगे। और तीसरी अहम चीज़ पर यह जो मसला है, आमिर इलियास राना साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हमें कोर्ट्स बुला लेती हैं, फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आने की? भाई उन सियासतदानों को रोकें ना, अपने लोगों को रोकें जो इल्ज़ाम लगाते हैं। ये 35 पेंशन के इल्ज़ाम आमिर इलियास राना साहब ने तो नहीं लगाए थे, सियासतदानों ने लगाए थे। ये जो एक दूसरे को अरबों रुपए देने के इल्ज़ाम टीवी चैनल्स पर लगाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक दूसरे को गद्दार कहा जाता है, एक दूसरे की किरदार कुशी की जाती है, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं ये सियासतदान करते हैं, ये आप मीडिया तो नहीं करता। कभी आपने और मैंने किसी को भी इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये कर लिया? भाई इल्ज़ामात आप लगाए, झूठे कंपेन आप चलाएं, किरदार कुशी की मुहिम आप चलाएं, कानून हमारे खिलाफ बनाएं। राइट, अगर इजाजत है राना साहब को भी शामिल करें। राना साहब, PMLN को अर्जेंसी क्या थी? हमने देखा वफाक की हद तक पहले ही सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, ऐलानात भी हुए, लेकिन एक अर्जेंसी जो कि मलिक साहब ने भी कहा, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इस पे बहस में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या हुआ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल का लफ्ज निकाल दिया अमेंडमेंट करके उन्होंने, और जर्नलिस्टों की भी छोटी सी तारीफ को कुछ चेंज किया। इशू ये है कि जो मलिक साहब ने कहा, नसरुल्लाह मलिक साहब ने, कि हमें तो कोई इस सेंस में तो कोई मसला नहीं है कि जी जो मर्जी हो जाए, फेक न्यूज़ हमने तो देनी नहीं। ठीक, हमारी 100% कोशिश होती है कि डबल चेक करें, खबर दें और फिर उस पर कायम रहें और उसको भुगतें, कोई मसला नहीं है ऐसा। इशू ये आता है कि अब भी कोई पुरानी बातें ना करें, तो सिर्फ जो अभी बिश्केक में हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें वहाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ हमारे यूट्यूबर्स ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जर्नलिस्टों से यूट्यूबर्स हुए, उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ रेप हुआ है, उन्होंने कहा बच्चे मर गए। आप मुझे बताएं 10,000 पाकिस्तानी बच्चा है तो उन खानदानों पे क्या गुजरी? किसी एक बच्ची का रह गया? कोई नाम तो नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ कोई कानून है इस किस्म के लोगों को पकड़ने का? आप रियासती इदारों पे हमले करते हैं, कोई बंदा नहीं पूछता। यहाँ जजेस के ऊपर है कि तौहीन अदालत लगा लेते हैं वो, और जब चाहें, मतलब बिल्कुल ईमान मजारी ने उस वक्त के आर्मी चीफ को क्या कहा था, और उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो जो जैक ब्रांच का वाहिद केस था इस्लामाबाद में जो दर्ज हुआ, 1 मिनट में उड़ा दिया। अदालत की मर्जी है, सबने मान लिया। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आखिर कहीं तो कोई ब्रेक लगाए ना। मैं और आप साफ्ती तंजीमों में अड़ के हर चीज की मुखालफत शुरू कर। राना साहब, ये मेरा और आपका या जर्नलिस्ट का काम नहीं होना चाहिए था कि इसमें इनपुट देते या इसमें कोई राय देते, जब हम ये हुकूमतों के हाथ में देते? मैं आ रहा हूँ इस पे। देखें, इसके लिए ना 2 चीजें हैं। मैं कल अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहा था। हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, और लाहौर हाई कोर्ट में तो देखे ना, वो मोटरसाइकिल नहीं चलने देते कि वो क्या कर जाएंगे। तो इस कानून को तो स्टे होना, जब गवर्नर साहब साइन करेंगे, कितना टाइम लगेगा? कि बुनियादी हकूक की जहाँ खिलाफ वर्जी है, जितने साफी इकट्ठे हुए हैं और जितनी इस वक्त मुहिम चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको स्टे लेने में कोई प्रॉब्लम भी आएगा। और जो चीज़ें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में आ रही हैं, कवानीन की आईनी पाबंदियों के से बरक्स होकर कोई पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो वो तो हाई कोर्ट 2 मिनट में स्ट्राइक डाउन कर देगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कहीं इब्तिदा होनी चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ कि कुछ ना कुछ, मैं स्पेशली सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आपको पता है, मलिक साहब अभी कह रहे थे कि जी सियासी जमातें नहीं, जो मुख्तलिफ औकात में याद कराते हैं कि आप हमें कहते थे, हमें भी लोग बताते हैं, हम तो अपनी जगह से डबल चेक करके बात करते हैं, हम तो नहीं करते किसी के कहने पे। आप दोनों ऐसे जर्नलिस्ट हैं हमारे पास जो आई कैन से वेरीफाई कि आप लोगों की कोई खबर कभी बाउंस नहीं। का राइट है कि वो हमसे अप्रोच करे, और हमारा राइट है कि हम खबर के लिए हर बंदे से मिले। ये कोई कदगन नहीं है कि आप किसी से मिले ना मिले, लेकिन खबर देते वक्त तो आपने करना है ना। अब आप उस पर गुस्से का इजहार ना करें कि जी उस वक्त हमें क्यों बताया गया था। भाई फिर आप चेक कर लेते उस वक्त। इशू यही है कि हमें अपने यहाँ भी कुछ रोक टोक करनी चाहिए। हमने भी अलम उठाए हुए हैं कि बस जो काम होगा हुकूमतों, मैं किसी पंजाब गवर्नमेंट की हिमायत नहीं कर रहा, कोई मैं नहीं कर रहा। मेरा बुनियादी असूल ये है, जैसे मैं कहता हूँ कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार चिटों पे गलत है, इसी तरह हम मादर पिदर आजाद कैसे हो सकते हैं? सारे जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, लिखने वाले और बोलने वाले, सब यूके के कानून को बड़ा अच्छा कहते हैं। वहां फैसले होते हैं ना। नासिर भट्ट ने चैनलों की ऐसी की तैसी फेर दी, पैसे हजारों पाउंड कमा के, जुर्माने करवा के।
तो हमारे यहाँ भी कुछ तो बढ़ना चाहिए, हमें कहीं तो आगे बढ़ना चाहिए। राणा साहब अगर इजाजत दें, मलिक साहब विल कम टू यू। ये बात आप दोनों कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि फेक न्यूज़ को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन एट द सेम टाइम जो जर्नलिस्ट है वो अपना सोर्स भी प्रोटेक्ट करना चाहेगा। अपनी खबर के हवाले से वो एक किस्म की ऐसी स्पेस भी जाएगा जहाँ पे खौफ व हरास ना हो, और इसमें इस कदर संगीन किस्म के जुर्माने हैं या उसका अंजाम है कि शायद डेटरेंस हो जाएगी खबर देने से। आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने किसी चीज़ की जो है वो बेहतर करना है, उसको आपने रिफॉर्म्स करनी है, उसकी सोच मुख्तलिफ होती है। एक तरीकाकार होता है कि नहीं, हमने लोगों को बंद करना है। ये सोच क्यों पैदा हो रही है कि हमने आवाज़ बंद करनी है? मैं राणा साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि जिस किस्म के प्रोपेगेंडे हमारे यहाँ किए जाते हैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकते, लेकिन उसको चलाने वाले बहरहाल आपकी जो है वो इदारे हैं या आपकी सियासी जमातें हैं। यानी क्यों इस किस्म के घटिया इल्ज़ाम लगा के सहाफ़त को जो है इस्तेमाल किया गया, इन प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। आज नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि आपको, मुझे, राणा साहब, सबको गालियाँ दी जाती हैं। यानी जितनी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जाती हैं, किसी ने रोका इस बात को? जब सियासतदानों पे बात आन पड़ी है, कानून साजी की जरूरत पड़ गई है। हमें तो 12-15 साल से गालियाँ दे रहे हैं ना। जब ये गाली कल्चर आना शुरू हुआ, इख्तलाफ राय पे आपको गालियाँ दी गई, उस वक्त हम आपसे पीटते रहे, भाई रोकें इनका रास्ता, इनको गिरफ्तार करें, इनको पकड़ें। उस वक्त आप इसकी सपोर्ट, बिल्कुल राणा साहब ठीक कह रहे हैं, उस वक्त आप 5th जनरेशन वार की खातर लोगों की बेइज्जती करवा रहे थे। आज आपके गले पड़ गई, आप मुसीबत पड़ गई आपको। इसलिए किसी चीज़ का देर पर हल तलाश करें। इन कवानीन के अंदर भी कोई ऐसे जो खिलाफ आइन है या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उनको तरमीम करने में कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत के हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, एकदम मंजूर करवा लेंगे, कोर्ट से इसको वापस कर देंगे, आप इसमें फंसे रहेंगे। फेक न्यूज़ का रास्ता हर हाल में रोका जाना चाहिए, और वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी के एजेंट हैं जो बैठ के ये काम कर रहे हैं। कोई सहाफ़ी ये नहीं चाहता कि फेक न्यूज़ अपने अखबार में या अपने टीवी पे चलाए। जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, और उनका रास्ता रोका जाना चाहिए। राइट। आमिर इलियास राणा साहब, आपने कहा कि जितना प्रेशर आया है शायद ये ना लागू हो सके, लेकिन उससे PMLN को नुकसान नहीं पहुंचेगा कि एक तो आप इतना सख्त कानून लाए हैं, फिर अगर आपको उसको वापस भी लेना पड़ेगा तो जो तमाम दावे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के या जालिम के साथ, मजलूम के साथ खड़े होने के, सियासी तौर पे क्या नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा था कुछ शिकों को हाई कोर्ट उड़ा सकती है। वो जब सहाफ़ती तंजीमें जाएंगी, केस करेंगी, क्योंकि अभी तो गवर्नर ने साइन करना ना, उसके बाद वो कानून बनेगा, कानून ही को चैलेंज करना है ना। वो सुप्रीम कोर्ट थी जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अभी जब वो हवा में था उसको सस्पेंड कर दिया था। ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है, हम कोई रोक सकते हैं उनको? वो भी मनी जिस तरह चाहें इस्तेकाक इस्तेमाल करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के बाकी दूसरे बेंच ने आके और उसको भी बहाल कर दिया कानून को। इशू ये है कि PMLN के साथ क्या होगा, ये मेरा मसला नहीं। वो सुबकी होती है, बेइज्जती होती है, ये मेरा मसला नहीं। मेरा मसला सिर्फ ये है कि हमें हकाइक पे रहना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं वो भुगतेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, या उनको बैठ के, अगर उनका गुस्सा ठंडा हो गया है कि लोगों से मिल लिए हैं, 2.5 घंटे की एक मीटिंग कर ली है, बात खत्म हो गई है, लोग जाके मिले हैं, बात करते रहे, स्पीकर से मिले हैं, अपोजिशन से मिले हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे मेरा क्वेश्चन वहीं खड़ा है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, एजेंडा आइटम नहीं आने चाहिए। जैसे फिल्मों में वो स्पेशल आइटम डलते हैं ना, यहाँ जर्नलिज्म में भी यही काम डल गया हुआ है। आइटम पे खबरें आती हैं और उनको चलवाया जाता है। पहले वो मेन स्ट्रीम में आती थी, अब वो सोशल मीडिया पे आती है और फिर कहा जाता है कि वहां चलाओ। अब ये प्रेशर मुख्तलिफ औकात में चलते रहे। बस इस बात से हमें रोकना है, खुद को भी लोगों को भी कहना है। कानून तो पता नहीं किस किस ने क्या क्या बनाया, कोई रह गया कानून बनाने वाला भी। ये बात इन सब हुक्मरानों को समझनी चाहिए, चाहे वो मरकज में बैठे हों, चाहे वो चारों सूबों में बैठे हों। मुकाबला इनका आपस में है, वो करें। बस मैं तो अपनी बात करूंगा कि जर्नलिस्टों को खबर के ऊपर जाना चाहिए, फेक खबर पर नहीं जाना चाहिए। राइट। मलिक साहब, यहाँ पे बहुत दफ़ा संजीदा किस्म के रिपरकशंस भी हुए। हमने देखा कि कुछ मामलात हुए जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर बहुत सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्स के अकाउंट या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या फिर यहाँ के लोग मिसयूज़ हो जाते हैं या जान के इस किस्म की बातें करते हैं। एक कुराम मचा होता है। ये यकीनन रोकना भी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम सियासतदान
को तो थिक स्किन नहीं होना चाहिए, वो उनको तनकीद की आदत नहीं होनी चाहिए। खुद हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं इफ़ यू कांट टेक द हीट एंड डोंट बी इन द किचन। सो इतना ज़्यादा टची क्यों है? देखिए, दिल बड़ा करना चाहिए सियासतदानों को तनकीद के ऊपर। फेक न्यूज़ को अलग करके देखें, तनकीद को अलग करके देखें। दूसरी बात यह है कि जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि बाहर बैठे हुए लोग जो हैं या ऐसी कुव्वतें जो मुल्क से बाहर से बैठ के मुल्की इदारों के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू करते हैं, उसका भी रास्ता रोका जाना चाहिए और अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ अर्ज करूँगा, जस्ट क्विकली एडिंग कि डिसइंफॉर्मेशन लैब ने सारा बता दिया था कि नेक्सस कैसे बनता है, कैसे एक जगह से आती है, ट्वीट पे रीट्वीट की जाती है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल, वही अदालतें आराम से जमान ले लेती हैं। अदालतों के ऊपर हर फाय हद तक जो है वो तौहीन अदालत पे बुला लिया जाता है। बाकी इस माशरे की ऐसी तैसी फेर दे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर जिस तरीके से जमानतें ली जाती हैं, आपके अदारे प्रोसिक्यूशन के वो भी डरे रहते हैं कि भाई बंदा पकड़ेंगे जाके जमानत हो जाएगी। सोशल मीडिया पे जो गंद उछाला जा रहा है, इसके साथ सोसाइटी चल नहीं सकती, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसका रास्ता रोकने की आड़ में आप हर किस्म की ज़ुबानबंदी ना करें। आप तनकीद सुने, तनकीद बर्दाश्त करें। और सियासतदान जो है वो कौम की रहनुमाई करते हैं, कम अज़ कम वो गालम गलोच, वो इल्ज़ाम तराशी, वो एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने से और टीवी टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कहने पे इतने इल्ज़ाम लगाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो इल्ज़ाम कितने लगा रहे हैं। उससे निकलना पड़ेगा। ये 10 अरब का इल्ज़ाम शहबाज साहब के इमरान खान ने लगाया था ना, फिर उनको जेल में होना चाहिए इस बात पे। ये 35 पैंतीस जिस पर उन्होंने कह दिया तक सियासी बात थी, उनको जेल में होना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था यहूदी हैं इमरान खान साहब, अब कहते हैं जनाब यहूदियों के वो जो एजेंट हैं, अब वो कहते हैं ऐसी बात थी। इन पे उनको फिर जवाबदेह होना चाहिए। आप एक तरफ साथ हों तो आप मुसलमान बना देते हैं, आपके मुखालफ हों तो आप यहूदियों के एजेंट करार दे देते हैं। ये सियासतदानों ने कल्चर दिया नीचे तक, इससे सियासतदानों को बाज आना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मलिक साहब ने उठाया है, राना साहब, कि अगर कोई कुछ कह रहा है और हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सो ये रिपोर्टर के ऊपर होना साजेगा तुमने क्यों रिपोर्ट किया है, या जो कह रहा है उसके ऊपर होएगा। देखें, इसके ऊपर आज जस्टिस काजी फायद ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जब वो अपनी जात पे नहीं ले रहे ना, ये काम उन्हें पैमरा को भी कहना पड़ेगा। और जब पावरफुल लोग ये काम करते हैं और ये हरकतें कराते हैं, नतीजा आता है कि जी ये मीडिया ये काम कर रहा है। सबसे पहले मलिक साहब की बात से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है कि भाई आप हमें कहते हैं 5-10 मिनट सेकंड का आप वो पीछे बैकअप रखें और लाइव ना करें, फलाना ना करें। भाई फिर आपने लाइसेंस ही नहीं देने थे पैमरा के, आप ये प्राइवेट मीडिया लाते ही नहीं। हाँ, गाली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन इल्जाम जो लगा रहा है ना उसको पकड़े जाके। सोर्स वो है कि जी जिसने कहा है, आप मीडिया के साथ नोट करके, वो जनाब पैमरा में हाजिरियां हमारी होती हैं, जाके 2-2 घंटे बैठ जाओ, और वो क्या कहते हैं, हमें तो जी कोर्ट का ऑर्डर है, हर और पैमरा के ऑर्डर में साथ लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फलां। आपको याद है जो जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब थे, उस दौर में नैब के नाम पे हर ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल होता था। कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, कि जी खबर रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। भाई कोई एक आधी ऑब्जर्वेशन आई, कोई फैसला तो कहीं पे भी नहीं आया था। लेकिन सब इदारे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इशू ये है कि सबको बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तय करने चाहिए। आखिर इस मुल्क को चलाना है, यहाँ कोई नई गलतियां कर लो, पुरानी गलतियां दोहराते हुए 77 साल गुजार दी हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू राना साहब एंड मलिक साहब। नई गलतियां कर लें, पुरानी गलतियां हमने कब तक करते रहना है। बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन किस्म की शिकें हैं इस बिल के अंदर। हमने आपसे कुछ डिस्कस किया, आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद डिटेल में बात होगी। मीनवाइल आप क्या सोचते हैं मीडिया के बारे में? आई नो बहुत सारी शिकायतें हैं आप लोगों को भी। डू राइट टू अस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।